मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त, हम दोनों की गर्लफ्रेंड्स थीं। हम चारों अक्सर साथ में घूमते फिरते और मजे करते थे। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी पार्ट टाइम डिलीवरी की नौकरी कर रहा था, तो मेरे सामने एक ऐसा सच आया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे पता चला कि हम चारों में से दो लोग असल में बहुत बड़े अमीरजादे हैं, जिन्होंने अपनी पहचान छुपाई हुई थी। पहला तो मेरा वही बेस्ट फ्रेंड झोउयान था। वो असल में बिजनेस की दुनिया के एक बहुत बड़े रईस खानदान का इकलौता वारिस था, जो अपनी गर्लफ्रेंड चेन मोमो के साथ रहने के लिए हमारी आमसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। और दूसरी कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की गर्लफ्रेंड लिन कियान कियान थी, जो शहर की सबसे मशहूर और अमीर प्रिंसेस थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि लिन कियान कियान शुरू से ही मेरे उसी बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो करती थी। वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरे दोस्त को एक गरीब लड़की से प्यार हो गया था। इसी गुस्से और जलन में मुझे एक अदना और सस्ता मोहरा समझकर वह खुद भी गरीब होने का नाटक करने लगी और मुझसे दिल लगा बैठी। जब मुझे इस धोखे का पता चला तो मैं अंदर से टूट गया। घर आते ही मुझे इतना तेज बुखार आया कि मैं 3 दिन तक अपने किराए के छोटे से कमरे में अकेले तड़पता रहा। लेकिन लिन कियान कियान एक बार भी वापस नहीं आई। 3 दिन बाद जब मेरा बुखार उतरा तो मैंने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त की एक पोस्ट देखी। उस फोटो में धुंधली सी एक लड़की का हाथ दिख रहा था, जो मेरे दोस्त को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वह हाथ लिन कियान कियान का ही था। बस उसी पल मेरा दिल हमेशा के लिए टूट गया। मैंने सोच लिया कि अब मैं इन दोनों अमीर बचपन के दोस्तों के इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। मैंने तुरंत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झांग को फोन किया और कहा कि मैं उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट शिंग्याओ में शामिल होना चाहता हूं। प्रोफेसर हैरान रह गए और बोले, चेंज हो, तुमने तो पिछली बार अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया था। याद रखना, यह एक बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट है और इसमें जाने के बाद तुम अगले 5 साल तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रख पाओगे। मैंने फोन करने से पहले ही अपना मन पक्का कर लिया था। मेरी आवाज में यह पक्का इरादा देखकर प्रोफेसर मान गए और बोले, ठीक है, अगर तुमने सोच ही लिया है तो किसी दिन यूनिवर्सिटी आकर एग्रीमेंट साइन कर लो। प्रोजेक्ट आज से ठीक आधे महीने बाद शुरू होगा और तुम्हें ले जाने के लिए गाड़ी आएगी। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, तो जाने से पहले उसे इस बारे में अच्छे से समझा देना। मैंने अपने हाथ की उस सस्ती चांदी की अंगूठी को देखा। आंखों में अजीब सी उदासी थी। मैंने कहा, जी सर, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे ही मैंने फोन रखा, कमरे का दरवाजा खुला और गुलाबी सफेद फ्रॉक पहने लिन कियान कियान अंदर आई। उसने आते ही पूछा, किससे बात कर रहे थे? मैंने बात घुमाने के लिए कह दिया, बस अपने रूममेट से बात कर रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। उसने अपनी जेब से लड़कों की एक महंगी घड़ी निकाली और मेरे सामने लहराते हुए बोली, देखो, पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार मैं तुम्हारे लिए यह तोहफा खरीद लाई। पसंद आया? मैंने बिल्कुल ठंडे मन से कहा, हाँ, अच्छा है। मेरा ऐसा फीका जवाब देखकर वह हैरान रह गई। उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, पसंद तो आया, पर इसमें बहुत पैसे बर्बाद हुए होंगे। आगे से ऐसा मत करना। पैसे बचाओ। तुमने ही तो कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद हम पैसे जोड़कर शादी करेंगे और अपना घर लेंगे। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और मुझे गले लगाते हुए बोली, अरे, तो तुम फिर से पैसों की चिंता करने लगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ और पार्ट टाइम काम कर लूंगी। जो चीजें बाकी लड़कों के पास हैं वो मेरे चेंज हो के पास भी होनी चाहिए। मैंने बस झूठी मुस्कान दी और बिना कुछ बोले हाथ मुंह धोने चला गया। बाथरूम का दरवाजा बंद करने के बाद मेरी नजर सिंक पर रखे लिन कियान कियान के फोन पर पड़ी, जो जोर जोर से वाइब्रेट हो रहा था। मैंने जैसे ही स्क्रीन देखी, वहां मेरे दोस्त झोउयान का मैसेज था, कियान कियान, आज जो तुमने मुझे यह लेटेस्ट मॉडल की घड़ी गिफ्ट की है, उसके लिए थैंक यू। मुझे यह बहुत पसंद आई। मैसेज के साथ एक फोटो भी थी जिसमें भले ही रोशनी कम थी, पर घड़ी में जड़े असली हीरे साफ चमक रहे थे। तभी मुझे उस घड़ी की याद आई जो उसने मेरे टेबल पर छोड़ी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह इंटरनेट से मंगवाई गई कोई 9-10 रुपए की बेहद सस्ती घड़ी थी। मैं अपनी बेबसी पर चुपचाप मुस्कुरा दिया। अगली सुबह मैं घर की एक एक चीज कचरे के डिब्बे में फेंकने लगा। पानी पीने का कप, शर्ट, कीचेन और फोन का कवर। ये वो सारी चीजें थीं जो लिन कियान कियान ने हम दोनों के लिए मैचिंग करके बड़े प्यार से खरीदी थीं, और कभी ये मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीजें हुआ करती थीं। मेरी आहट से लिन कियान कियान की आंख खुल गई। उसने बिस्तर से उठते हुए पूछा, ये सब चीजें तो अभी ठीक हैं, फिर इन्हें फेंक क्यों रहे हो? मैंने कोई भी झूठा बहाना बना दिया और कहा कि बाद में नई चीजें ले आऊंगा, और फिर वो डिब्बा उठाकर बाहर चला गया। तभी मेरे मकान मालिक का फोन आया। उन्होंने कहा, चेंज हो, तुम अचानक कमरा खाली क्यों कर रहे हो? क्या गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है? वो लड़की सुबह से रात तक तुम्हारे लिए मेहनत करती है, कड़कती ठंड में तुम्हारे लिए बाजार से गरम गरम चीजें खरीद कर लाती है। इतनी अच्छी लड़की को मत छोड़ो, कोई बेवकूफी मत करना। मकान मालिक की ये बातें सुनकर मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। सच जानने से पहले मैंने कभी लिन कियान कियान के प्यार पर शक नहीं किया था, क्योंकि उसका वो प्यार सचमुच असली लगता था। लेकिन क्योंकि मैंने उसके उस प्यार को दिल से महसूस किया था, इसीलिए आज मैं इस 2 साल के लंबे धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने उदास होकर उनसे कहा, अंकल, आप बस कमरा खाली करने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। जब मैं घर लौटा तो कियान कियान कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। लाउडस्पीकर पर मेरे दोस्त झोउयान की आवाज गूंजी, चेन झोउ, क्या आज तुम फ्री हो?
क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मेरा चेने मोमो से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। पास ही खड़ी कियान कियान ने जैसे ही ये आवाज सुनी, वो तुरंत मेरे करीब आ गई। उसके चेहरे पर अपने बचपन के दोस्त के लिए साफ डर और फिक्र दिख रही थी। मैंने फोन पर कहा, तुम थोड़ा रुको, मैं दोपहर को। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही कियान कियान ने मेरा हाथ झटक कर कहा, अब रुकना क्या है, अभी के अभी जाओ। उनका इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, जो यान का मूड बहुत खराब होगा। चलो मैं तुम्हें अपनी स्कूटी से छोड़ देती हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, लेकिन क्या आज सुबह तुम्हें कैफे में काम पर नहीं जाना था? यह सुनते ही वो सकपका गई। कुछ देर सोचने के बाद वो हकलाते हुए बोली, आह, आज कैफे बंद है। और फिर वो मुझे खींचकर स्कूटी की तरफ ले गई। जब हम झोयान के किराए के कमरे पर पहुंचे तो वहां अंधेरा था और सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वहां बहुत भयंकर लड़ाई और तोड़फोड़ हुई है। झोयान जमीन पर बैठकर रो रहा था। कियान कियान का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अपना दुख छुपा नहीं पा रही है। वह तुरंत भागकर उसके पास गई, उसे सहारा देकर उठाया और खुद घुटनों के बल बैठकर उसके बिखरे हुए चप्पल उसके पैरों में पहनाने लगी। वह बड़े प्यार से बोली, चलो अब उदास मत हो, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं बस चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा। जब झोऊ यान थोड़ा शांत हुआ तब मैंने पूछा, इस बार तुम दोनों के बीच क्या बात हुई? यह सुनते ही झोऊ यान का गुस्सा फिर भड़क उठा और वह बोला, मैं बस बाहर गया था और मैंने अपने लिए एक महंगी घड़ी खरीद ली, तो उसने मुझ पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। जमीन पर पड़े उस महंगे ब्रांड के पैकेट को देखकर मेरी सलाह देने वाली बातें मेरे गले में ही अटक गईं। मुझे समझ आ गया कि इस अमीरजादे के नखरे फिर से शुरू हो गए हैं। मैं इस छोटी सी बात पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर देखने लगा कि कैसे लिन कियान कियान उसे हंसाने और मनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी। आधे दिन की मिन्नतें करने के बाद झो यान कपड़े बदलकर हमारे साथ बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हो गया। हम शहर के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे, जहां आम दिनों में हजारों की भीड़ होती थी। आज वहां सन्नाटा था और एक भी इंसान नहीं था। वहां आने से पहले ही मैंने लिन कियान कियान को चुपके से फोन पर बात करते सुन लिया था, जहां उसने पूरे पार्क को एक दिन के लिए बुक करके खाली करने का ऑर्डर दिया था। इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैं बस खामोश रहकर उन दोनों पीछे पीछे चलता रहा और लिन कियान कियान के दिए हुए सरप्राइज को देखता रहा। कार्टून के कपड़ों में सजे लोगों ने आकर झोयान को फूलों के गुलदस्ते दिए, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह किसी देश के छोटे राजकुमार की तरह दुनिया भर का प्यार और ध्यान बटोर रहा था। जब हम हॉरर हाउस के अंधेरे में गए तो डर के मारे झोऊ यान ने लिन कियान कियान को कसकर गले लगा लिया और चिल्लाने लगा, मानो वह अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल रहा हो। पूरे दिन में लिन कियान कियान ने एक बार भी पीछे मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। रात होते ही आसमान में शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई, जिससे पूरा काला आसमान रोशनी से नहा उठा। झोऊ यान का मूड अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो खुशी से आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, अरे ये पटाखे तो सिर्फ त्योहारों पर चलते हैं, आज अचानक कैसे? लिन कियान कियान बस मुस्कुराती रही। मुझे पता था कि यह सब उसी का प्लान था, क्योंकि जब वो आइसक्रीम खरीदने गई थी तो लगातार किसी को मैसेज भेज रही थी। लेकिन झोऊ यान इस खूबसूरत सरप्राइज को पूरा देख भी नहीं पाया था कि तभी उसके फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड चेन मोमो का फोन आ गया। पता नहीं फोन पर उसने क्या कहा, लेकिन झोऊ यान का चेहरा खुशी से खिल उठा। लिन कियान कियान के बार बार रोकने के बाद भी वो उसे अकेला छोड़कर तुरंत वहां से भाग गया। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुआ, जो कियान कियान पूरे दिन खुशी से उछल रही थी, वो अचानक एकदम उदास और टूट सी गई। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसकी पूरे दिन की मेहनत को किसी और ने एक पल में खराब कर दिया। उसने गुस्से में आकर जमीन पर रखे बचे हुए पटाखों को लात मारकर गिरा दिया। और जब वो पीछे मुड़ी तो उसकी गुस्से और निराशा से भरी आंखें मेरी बिल्कुल शांत आंखों से टकराईं। जब हमारी नजरें मिली तब जाकर लिन कियान कियान को होश आया कि मैं भी वहां मौजूद हूं। उसने तुरंत अपने चेहरे के हाव भाव बदले और भागकर मुझे गले लगा लिया और बोली, चेन झोऊ देखो ना, ये पटाखे कितने खूबसूरत हैं। आसमान में पटाखों से बने सी झोयान के नाम के पहले अक्षर को देखते हुए मैंने धीरे से कहा, हाँ बहुत अच्छे हैं, और फिर मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। लिन कियान कियान को लगा कि शायद मुझे कुछ शक हो गया है, इसलिए वह घबराकर सफाई देने लगी। लेकिन मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके वो झूठे बहाने सुनना ही नहीं चाहता था। इसलिए मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, मैंने सुना है कि इन पटाखों को देखकर अगर कोई मन्नत मांगी जाए तो वो टूटते तारे की तरह सच हो जाती है। क्यों ना तुम भी कोई मन्नत मांग लो। कियान कियान को अपनी बात छुपाने का एक अच्छा मौका मिल गया था। आज उसने जो कुछ भी झोऊ यान के लिए किया था, उस पर पर्दा डालने के लिए उसने जोर से अपनी मन्नत बोलते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि मैं अपने चेन झोऊ के साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ रहूं और ग्रेजुएशन के बाद हम बहुत सारे पैसे कमाकर शादी कर लें। लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में कुछ और ही मन्नत मांगी कि जब मैं लिन कियान कियान को छोड़कर जाऊं तो मेरी बची हुई जिंदगी में मेरा उससे कभी सामना ना हो। जब मैंने आंखें खोली तो कियान कियान मुस्कुराते मुझे देख रही थी। उसने पूछा, चेन झोऊ तुमने क्या मांगा? मुझे बताओ ना। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, मुस्कुराया और कहा, मन्नत बताने से पूरी नहीं होती। कुछ दिनों बाद मैं चुपके से यूनिवर्सिटी गया और उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट पर साइन कराया। उसके बाद मैं अपनी पार्ट टाइम डिलीवरी वाली दुकान पर गया और नौकरी छोड़ने की बात कही। मैनेजर मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है,
इसलिए मुझे आज की शिफ्ट पूरी करनी होगी। मैं सुबह से लगातार काम कर रहा था। धूप बहुत तेज थी और मेरा सिर चकरा रहा था। दोपहर की जो मेरी पहली डिलीवरी थी वह शहर के एक बहुत ही अमीर इलाके के आलीशान बंगले की थी। मैंने धूप से तप रहा, अपना हेलमेट उतारा और भारी भरकम खाने के पैकेट्स लेकर दरवाजा खटखटाया। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली। मुझे देखते ही लिन कियान कियान की आंखों में डर, घबराहट और हैरानी साफ तैरने लगी। मैंने खुद को शांत रखा और सबसे पहले सवाल किया, तुम यहां क्या कर रही हो? सच कहें तो यह उसके लिए अपनी असलियत बताने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन उसकी जबान से फिर भी एक झूठ ही निकला। वो हड़बड़ाकर बोली, वो मेरी एक सहेली का जन्मदिन है तो उसने मुझे यहाँ पार्टी में बुलाया है। मैं 2 कदम पीछे हटा, उस महल जैसे बंगले को देखा और कहा, अच्छा, तुम्हारी इतनी अमीर सहेली भी है? कियान कियान ने तुरंत बात को पलटा और कहा, लेकिन तुम यहाँ डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? इतनी तेज धूप में यह सब कितना थका देने वाला है? मैंने अपनी धूप से काली पड़ी बाहों को देखा और ठंडे लहजे में कहा, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है ना? तुम नया फोन लेना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ पैसे जोड़कर तुम्हें एक सरप्राइज तोहफा दूं। हाँ, यह सचमुच मेरा पुराना प्लान था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। मेरी यह बात सुनकर पता नहीं क्यों कियान कियान का दिल बैठ गया। उसने मेरे हाथों पर पड़े चोट के नीले और काले निशान देखे और उसकी आंखों में अजीब सी हलचल हुई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अंदर से उसके कुछ अमीर दोस्त बाहर आ गए जो उसके देर करने की वजह से परेशान थे। उन्होंने कहा, कियान कियान, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? मुझे देखते ही उन लोगों ने बात संभालते हुए कियान कियान से बड़े ही अजीब और रौबदार लहजे में कहा, अरे मैडम का जन्मदिन है और वो हम सबको शराब पिला रही हैं। तुम एक डिलीवरी का पैकेट लेने में इतना समय क्यों लगा रही हो? वैसे क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? चलो इसे भी अंदर ले आओ, साथ में ड्रिंक करेंगे। ये कहकर वो लोग हंसते हुए कियान कियान को अंदर खींच ले गए। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने चारों तरफ देखा। वहां बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो मुझे जानी पहचानी लगी। शोकेस में रखे महंगे खिलौने और कांच के सजावटी सामान जो मैंने पहले भी झोयान की सोशल मीडिया पोस्ट में देखे थे। मैं पहले हमेशा सोचता था कि झोयान तो एक आम घर का लड़का है, फिर उसके पास ये इतनी महंगी चीजें कहां से आती हैं। अब मुझे समझ आया कि ये सारे कीमती तोहफे असल में लिन कियान कियान ने ही उसे दिए थे, और वो भी हम दोनों के लिए मैचिंग थे। मैं एक एक करके चीजों को देख रहा था कि तभी मेरी नजर एक छोटे से सफेद रंग के पपी कुत्ते के बच्चे पर पड़ी जो नीले रंग की फ्रॉक पहने उछल कूद कर रहा था। लेकिन मेरी नजर उसकी क्यूटनेस पर नहीं, बल्कि उसके गले में बंधे एक स्कार्फ पर जाकर टिक गई। उस स्कार्फ के कोने पर छोटे अक्षरों में कियान लिखा हुआ था, जिसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। यह वही स्कार्फ था जिसे खरीदने के लिए मैं दिन में सिर्फ 3 घंटे सोता था और पूरे 6 महीने तक मैंने खून पसीना एक करके पैसे जोड़े थे ताकि मैं हमारी रिलेशनशिप की दूसरी सालगिरह पर उसे यह तोहफा दे सकूं। मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज देना चाहता था, इसलिए अपनी जिंदगी में पहली बार हिम्मत करके मैं एक बहुत बड़े आलीशान शोरूम में गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि लिन कियान कियान के लिए उस तोहफे की कोई कीमत ही नहीं थी। उसने उसे इतनी बेदर्दी से एक कुत्ते के गले में बांध दिया था। गुस्से और दर्द के मारे मेरे नाखून मेरी हथेलियों में धंस गए और मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब से मैं अंदर आया था कियान कियान लगातार मुझ पर नजर रख रही थी ताकि मुझे कुछ शक ना हो जाए। तभी वहां बैठे नशे में धुत अमीर लड़कों ने एक गेम खेलने का फैसला किया। कियान कियान ने मेरा ध्यान भटकाने के लिए मुझे भी उस गेम में खींच लिया। जैसे ही हम बैठे कियान कियान का फोन बज उठा। वो पहले तो फोन काटना चाहती थी, लेकिन नाम देखते ही वो कुछ सेकंड हिचकिचाई और फिर बात करने के लिए बालकनी की तरफ चली गई। जैसे ही वो बाहर गई उन दोस्तों ने गेम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, चलो हम एक गेम खेलते हैं, मेरे पास यह है और तुम्हारे पास नहीं है। मैं मना करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती बिठाए रखा। एक लड़का बोला, मैं हर हफ्ते 3 अलग अलग दोस्तों के साथ योगा करता हूं, जिसके पास यह नहीं है वो अपनी एक उंगली मोड़े। दूसरा बोला, मैंने हाल ही में फरारी की लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार खरीदी है, जिसके पास नहीं है वो उंगली मोड़े। वो रईसजादे जिन चीजों और ऐशो आराम की बातें कर रहे थे उनमें से मेरे पास एक भी चीज नहीं थी। वो दुनिया मेरी थी ही नहीं। गेम अभी आधा ही हुआ था कि मेरी 10 उंगलियां मुड़ चुकी थीं। वो लोग जो शुरू से ही मुझ पर बुरी नजर रखे हुए थे मुझे हारता देखकर खुशी से चिल्ला उठे, अरे वाह, पहला खिलाड़ी आउट हो गया। चलो अब इसे सजा मिलेगी। इसे जमीन पर पेट के बल लेटकर इस कुत्ते के साथ रेस लगानी होगी। जो दरवाजे तक पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, और अगर यह हार गया तो इसे एक और खतरनाक सजा मिलेगी। मैंने झटके से अपना सिर उठाया। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने साफ मना कर दिया, मैं यह नहीं करूंगा। मेरी ना सुनकर उन अमीर लड़कों और लड़कियों के चेहरों पर नफरत और मजाक के भाव आ गए। वो बोले, क्यों, खेल नहीं सकते क्या? या फिर एक कुत्ते से हारने का डर लग रहा है? यह तो बहुत शर्म की बात होगी। गेम के नियम पहले ही तय हो चुके थे। तुम्हारी ना से कुछ नहीं बदलने वाला। उनकी आंखों में वो जालिम और अड़ियल रवैया देखकर मैं समझ गया कि वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। उन्हें शायद पता चल गया था कि लिन कियान कियान अपनी पहचान छुपाकर मेरे जैसे एक गरीब और मामूली लड़के के साथ 2 साल से रह रही है, और वो लोग उसका बदला मुझसे लेना चाहते थे। उनकी इस गंदी चाल को भांपकर मैं तुरंत वहां से उठकर भागने लगा, लेकिन तभी पास खड़े एक लड़के ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा और मेरा सिर टेबल के कोने से जा टकराया। मेरे सिर से तेजी से खून बहने लगा।
खून देखकर उन लोगों को जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा पागल हो गए। उन्होंने उस कुत्ते को लाकर मेरे पास खड़ा कर दिया और चिल्लाने लगे, वाह, चलो सब लोग देखो, इंसान और कुत्ते की रेस शुरू होने वाली है। 1 2। तभी अचानक दरवाजे पर एक गुस्से से भरी आवाज गूंजी, तुम सब ये क्या बकवास कर रहे हो? उस आवाज को सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग अपनी नजरें चुराने लगे और ऐसे नाटक करने लगे जैसे उनका इससे कोई लेना देना ही ना हो। कुछ लोग बात को रफा दफा करने के लिए बोले, अरे हम तो बस एक छोटा सा गेम खेल रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कियान कियान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने उन लोगों को जोर से धक्का दिया, आगे बढ़ी और मुझे सहारा देकर उठाया और वहां से तेजी से बाहर ले आई। कियान कियान ने सड़क पर आकर एक टैक्सी रोकी और हॉस्पिटल का पता बताया। पूरे रास्ते वो अपने रुमाल से मेरे सिर का खून पोंछती रही। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था और वो बार बार मुझसे माफी मांग रही थी। आई एम सो सॉरी चेंज हो, मुझे तुम्हें वहां अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि जो कुछ भी वहां हुआ उसमें कियान कियान का कोई हाथ था या नहीं। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो सचमुच कोई हादसा था या उन सब का मिलकर रचाया हुआ कोई नाटक। लेकिन चाहे जो भी हो, आज मेरे साथ जो बदसलूकी हुई थी उसका कारण कहीं ना कहीं वही थी। मैं अब उसकी किसी भी माफी को स्वीकार नहीं करना चाहता था। अपने दिल के दर्द को दबाते हुए मैंने उससे सीधे पूछा, तुमने मेरे लिए अपने उन अमीर दोस्तों को दुश्मन बना लिया, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुमसे बदला लेंगे? मेरी रोने जैसी लाल आंखें देखकर लिन कियान कियान ने खुद को संभाला। उसे लगा कि मैं अभी भी उसकी चिंता कर रहा हूं। उसने अपना सिर हिलाया और बेहद उदास आवाज में बोली, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ तुम सबसे ऊपर हो। अगर मुझे सच ना पता होता तो मैं आज भी उसके इस चेहरे को देखकर धोखे में आ जाता। पर मैं जानता था कि उसका ये प्यार, उसकी ये बातें सब महज एक झूठ थी। मैंने गहरी सांस ली और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कियान कियान का फोन कई बार बजा। उसने स्क्रीन पर देखा और मुझसे एक और झूठ बोल दिया, चेंज हो, प्रोफेसर ने मुझे अर्जेंट यूनिवर्सिटी बुलाया है, क्या तुम अकेले हॉस्पिटल जा सकते हो? मैंने काफी देर तक उसकी आंखों में देखा और फिर बेबसी में अपना सिर हिला दिया। गाड़ी रुकी और वह चली गई। उसे गाड़ियों की भीड़ में गायब होते देख मेरे दिमाग में उसके फोन का वो मैसेज घूमने लगा जो मैंने अभी अभी देखा था। वह मैसेज झोयान का था जिसमें लिखा था, कियान कियान, मैं चेन मोमो से ब्रेकअप करना चाहता हूं। हॉस्पिटल में अपनी पट्टियां करवाने के बाद मैंने अपने उस टूटे हुए फोन को देखा और सीधा दुकान पर जाकर एक नया आईफोन हिस्सा खरीद लिया। यह फोन मेरी उस जमा पूंजी का 10वां हिस्सा था जो मैंने घर खरीदने के लिए जोड़ी थी। पर अब मैं एक एक पैसा बचाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। घर आकर मैंने जैसे ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉगिन किए तो मुझे एक नया अपडेट दिखाई दिया। वहां झो यान ने अभी ब्रेकअप की बात की ही थी कि यहां लिन कियान कियान ने उसे प्रपोज करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैंने सिर उठाकर दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखा जहां एक तारीख पर लाल पेन से गोला बना हुआ था। मेरे इस शहर को छोड़ने में अब सिर्फ 7 दिन बचे थे। अगले कुछ दिनों तक लिन कियान कियान पार्ट टाइम काम का बहाना बनाकर एक बार भी घर नहीं आई। मुझे पता था कि वो झो यान को प्रपोज करने में बिजी है और मैं यहां चुपचाप अपना सामान समेटने में लगा था। मैंने उसका झूठ नहीं पकड़ा। आखिरकार एक रात लिन कियान कियान बेहद नशे में धुत होकर घर लौटी। होश न होने के कारण उसने आते ही मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए बुदबुदाने लगी, वो सारे गुलाब जो तुम्हें पसंद है, वो अंगूठी जो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर की थी, हमारे सारे दोस्त हमें दुआएं दे रहे थे कि हम साथ आ जाएं, पर आखिरकार तुम्हारी एक सॉरी के आगे सब खत्म हो गया ना। तुम मुझे क्यों नहीं देखते? मैं ही तो पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ हूं। उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम उसे भूल नहीं पाते? ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर भी मेरे दिल में कोई तड़प नहीं जागी, क्योंकि मैं जानता था कि लिन कियान कियान ने नशे में मुझे पहचानने में गलती कर दी थी। वो मुझे नहीं, बल्कि मेरे बेस्ट फ्रेंड झो यान को समझकर अपना दुख रो रही थी। मैंने उसकी कोई मदद नहीं की और कमरे की लाइट बंद करके सो गया। अगले कुछ दिनों तक झो यान सोशल मीडिया पर अपनी नई नई तस्वीरें डालता रहा और लिन कियान कियान डिप्रेशन में आकर दिन रात घर में सोई रही। मैं सब खामोशी से देखता रहा। अब मेरे जाने में सिर्फ 3 दिन बचे थे, तो मैं एक बार अपने माता पिता से मिलने गया और उन्हें बताया कि मैं एक बहुत बड़े सरकारी सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट में जा रहा हूं। दूसरे दिन मैंने अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें अलविदा कहा और आखिरी दिन झो यान का फोन आया कि हम सब झील में नाव की सैर करने चलेंगे। मेरा मन नहीं, पर कियान कियान मुझे जबरदस्ती ले गई। जब हम झील के किनारे पहुंचे तो मैंने देखा कि झो यान के साथ चिन मोमो भी आई हुई थी। नाव पर बैठने के बाद मैं एक कोने में जाकर सुकून से झील के खूबसूरत नजारे देखने लगा। लिन कियान कियान बैठी तो मेरे पास थी, पर उसकी नजरें लगातार झो यान पर टिकी थीं। जब हमारी नाव झील के बिल्कुल बीचों बीच पहुंची तो अचानक कड़ती बिजली के साथ बारिश होने लगी। तेज हवाओं के थपेड़ों ने हमारी लकड़ी की नाव को पलट दिया और बिना लाइफ जैकेट के हम सब गहरे पानी में जा गिरे। मुझे और झो यान दोनों को ही तैरना नहीं आता था। मौत को सामने देखकर हम दोनों पानी में बुरी तरह हाथ पैर मारने लगे। चेन मोमो ने जैसे ही खुद को मुसीबत में देखा, वह दूसरों की परवाह किए बिना तैरकर किनारे की तरफ भाग निकली। वही लिन कियान कियान की आंखों में सिर्फ और सिर्फ झो यान था। उसने अपने पास डूबते हुए मुझे पूरी तरह छोड़ दिया और बिना सोचे समझे झो यान की तरफ तैर गई, जो डूबने ही वाला था। उसने झो यान को कसकर पकड़ लिया। बर्फीला पानी मेरे दांत किटकिटा रहे था, ठंड के में दांत किटकिटा रहे थे और मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने अपनी आंखों के सामने उन दोनों को धुंध और कोहरे में दूर जाते देखा। धीरे धीरे मेरी चेतना खोने लगी, हिम्मत टूट गई
और मैं सीधा झील की गहराइयों में समा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। पास खड़ी नर्स ने मुझे होश में आते देख तुरंत चेकअप किया और कहा, चलो अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। जो लोग तुम्हें यहाँ छोड़कर गए थे वो जा चुके हैं। अपने घर वालों को बुलाओ ताकि डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी की जा सके। तब मुझे समझ आया कि मुझे किसी घरवाले नहीं बल्कि वहां के स्टाफ ने बचाया था। मैंने खाली कमरे को देखा, अपना नया फोन चालू किया, पर वहां एक भी मैसेज या कॉल नहीं था। डूबने से पहले का वो आखिरी नजारा याद करके मैं बेबसी से मुस्कुरा दिया और कांपते पैरों से डिस्चार्ज के पेपर साइन करने बाहर निकला। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि पास वाले कमरे से मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो झोउ यान था जो कह रहा था, कियान कियान, इस बार मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं चेन मोमो से नाता तोड़ लूंगा। जब मैं झील में डूब रहा था तो उसे पता था कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी वो मुझे छोड़कर भाग गई। वो मेरे प्यार के लायक नहीं है। अगर तुमने आज मुझे न बचाया होता तो मैं मर चुका होता। झोउ यान आगे बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे सालों से प्यार करती हो। तुमने मेरे लिए ही कॉलेज बदला था। मैं ये भी जानता हूं कि तुम उस चेन झोउ के साथ दिल से नहीं थी। पहले मैं अंधा था जो तुम्हारा प्यार नहीं देख पाया, पर अब मैं सुधर चुका हूं। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताओगी? इस भेदभावुक प्रपोजल को सुनकर लिन कियान कियान जैसे सुन्न हो गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दरवाजे के शीशे से मैंने उन दोनों को देखा। शायद यह सरप्राइज उसके लिए इतना बड़ा था कि वह खुशी संभाल नहीं पा रही थी। खैर, देर सबेर उन दोनों को साथ आना ही था, इसलिए मेरे पास वहां रुकने का समय नहीं था। मैं नीचे गया और डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी की। तभी मकान मालिक का मैसेज आया कि आज कमरा खाली करने का आखिरी दिन है। मैंने घड़ी देखी, दोपहर का 1 बज रहा था। मैंने तुरंत एक टैक्सी की और अपने किराए के कमरे पर पहुंचा। कमरे में अब मेरा कोई सामान नहीं था सिवाय एक छोटे से डिब्बे के। उस डिब्बे में वो सारे तोहफे थे जो लिन कियान कियान ने इन 2 सालों में मुझे दिए थे। मैंने इंटरनेट पर उन चीजों की कीमत खोजी और एक एक करके उन पर प्राइस टैग लगाने लगा। वह डिब्बा बाहर से भले ही कितना भी कीमती लग रहा हो, पर असल में उन सारे तोहफों की कुल कीमत 200 रुपए भी नहीं थी। शायद लिन कियान कियान की नजरों में मैं एक बेहद सस्ता और मामूली लड़का था, इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं सस्ती चीजों के लायक था। मैं अपनी किस्मत पर हंस पड़ा। मैंने एक कागज पर ब्रेकअप का नोट लिखा, उसे डिब्बे में डाला और सीधा कुरियर की दुकान पर जाकर उसे लिन कियान कियान के उस आलीशान बंगले के पते पर भेज दिया। इसके बाद मैंने मकान मालिक को 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया ट्रांसफर किया और कहा कि कमरे में बची हुई लिन कियान कियान की सारी चीजें कचरे में फेंक दें। जैसे ही मैंने मैसेज भेजा, मेरे फोन पर लिन कियान कियान के एक के बाद एक कई मैसेजेस आने लगे। मैंने एक भी मैसेज नहीं खोला और सीधा उसका नंबर और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमेशा के लिए ब्लॉक और डिलीट कर दिए। ठीक उसी समय प्रोफेसर झांग का फोन आया। प्रोफेसर ने कहा, चेन झोउ, हम तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुके हैं, जल्दी नीचे आ जाओ। मैंने बिना एक पल गंवाए अपना सूटकेस उठाया और उस कमरे से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गया जहां मैं कभी लौटकर नहीं आने वाला था। दूसरी तरफ लिन कियान कियान को झील के स्टाफ ने बता दिया था कि मुझे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसे लगा कि मैं ठीक हूंगा, इसलिए उसने शुरुआत में मुझसे संपर्क करने की जल्दी नहीं की। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी और अंधेरा छा गया, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। वह सोए हुए झोउ यान को छोड़कर सीधा नर्स के पास गई। नर्स ने रिकॉर्ड देखकर बताया कि वो लड़का होश आते ही हॉस्पिटल से जा चुका है। यह जानकर कियान कियान को थोड़ी राहत तो मिली, पर जब उसने मुझे फोन किया तो एक के बाद एक मेरी सारी कॉल्स अनआंसर्ड गईं। उसका दिल बैठने लगा। वह बेहद परेशान थी कि तभी उसके बंगले के मैनेजर का फोन आया, मैडम, आपके नाम से एक लोकल कुरियर आया है। कियान कियान को याद नहीं था कि उसने कोई सामान मंगाया है, इसलिए उसने चिढ़कर फोन काट दिया। थोड़ी देर में झोउ यान सोकर उठा और वो दोनों एक आलीशान रेस्टोरेंट में डिनर करने गए, पर पूरे समय कियान कियान का ध्यान अपने फोन पर ही था। झोउ यान ने उसकी ये बेचैनी पकड़ ली और पूछा, क्या बात है, कोई जरूरी काम है क्या? कियान कियान ने अपनी बात छुपाते हुए सिर हिला दिया, क्योंकि वह झोउ यान को यह नहीं बताना चाहती थी कि वह मेरे फोन ना उठाने की वजह से तड़प रही है। आज मौत के मुंह से लौटने के बाद झोउ यान को अपनी गर्लफ्रेंड की असलियत समझ आ चुकी थी, इसलिए उसने ब्रेकअप करके कियान कियान का हाथ थामने का फैसला कर लिया था। पर इस बार लिन कियान कियान के कदम पीछे हट रहे थे। उसे डर था कि अगर उसने झोउ यान का प्रपोजल मान लिया तो मुझे सब सच पता चल जाएगा। वो सोचकर ही कांप उठती थी कि सच जानने के बाद मुझ पर क्या गुजरेगी। इसीलिए उसने झोउ यान को तुरंत हाँ नहीं कहा और सोचने के लिए कुछ समय मांग लिया। झोउ यान ने भी उसे 1 हफ्ते का समय दे दिया ताकि वह सब कुछ संभाल सके। डिनर के बाद कियान कियान उसे कार से घर छोड़ने जाने लगी। पूरे रास्ते झोउ यान हमेशा की तरह अपनी बातें करता रहा, पर कियान कियान का दिमाग कहीं और ही था। वह सोच रही थी, आज जब नाव पलटी तो मैंने चेन झोउ को छोड़कर पहले झोउ यान को बचाया, क्या वो इस बात से नाराज है? जब कियान कियान ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया तो झोउ यान चिढ़ गया और उसने गुस्से में उसके कान खींचते हुए कहा, तुम किस सोच में डूबी हो? क्या तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो? हाथ में आते ही कदर भूल जाती हो। अभी तो हम साथ आए भी नहीं हैं और तुम मेरी बातें अनसुनी करने लगी। झोउ यान की ये शिकायतें इस बार कियान कियान को बहुत अजीब और चुभने जैसी लगी। पिछले कई सालों से झोउ यान के नखरे उठाना, उसे सरप्राइज देना और बदले में हमेशा झटक दिए जाना, इस सब ने कियान कियान को थका दिया था। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह कोई आशिक नहीं, बल्कि एक बड़ी बहन की तरह झोउ यान की गलतियों को माफ करती आ रही थी। और इतने सालों का यह प्यार और पीछा करना महज एक बचकाना खेल था जो दोनों खेल रहे थे। यह ख्याल आते ही कियान कियान के रोंगटे खड़े हो गए।
उसने झटके से झोयान की तरफ देखा और पूछा, झोयान, ये तुम्हारा पहला प्यार या पहला ब्रेकअप नहीं है, पर यह पहली बार है जब तुमने मुझे अपनाने की बात कही है। मैं जानना चाहती हूं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मुझ में अपना प्यार दिखने लगा। झोयान ने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा सवाल पूछेगी। वह खुद भी सोच में पड़ गया कि इसका क्या जवाब दे। तरन चार्ले छोरा पायन से सच तो यह था कि 19 साल की उम्र से पहले झो यान 2 अमीर लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका था, पर उन अमीर लड़कियों के साथ उसे मजा नहीं आता था। फिर उसकी जिंदगी में चेन मोमो आई। उसके लिए झो यान ने अपने घर बार से बगावत कर दी, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसके सारे बैंक क्रेडेंशियल ब्लॉक कर दिए। जब वो पाई पाई का मोहताज हुआ, तब उसने दुनिया का असली रंग देखा। उसे उस गरीबी से प्यार नहीं था, बल्कि उसे लोगों के दिलों से खेलने में मजा आने लगा था। लोगों की चालाकी और धोखेबाजी उसने चेन मोमो के साथ रहकर सीखी थी। झो यान दिमाग का तेज था, इसलिए उसने भी लोगों की भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, मैं जो एक सीधे सादे और आम घर का लड़का था, जिसे लगता था कि झो यान भी उसी की तरह एक गरीब लड़का है, मैं हमेशा उसकी मदद करता और उस पर तरस खाता था। जब भी मैं झो यान के लिए दुखी होता तो उसे अंदर ही अंदर बहुत मजा आता था, क्योंकि वह जानता था कि हम दोनों का स्टेटस कभी एक हो ही नहीं सकता। वह एक अमीर घराने का वारिस था जो एक माफी मांगकर कभी भी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में लौट सकता था। उसे मेरी तरह रात दिन खून पसीना बहाकर एक छोटे से घर के लिए मरने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हमारी इस दोस्ती में मैं शुरू से लेकर अंत तक उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट का महज एक छोटा सा मोहरा था। और अब इस रिश्तेदार और गरीब लड़की की कहानी का अंत आ चुका था, जहां हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हमेशा से प्यार करने वाली विलेन यानी लिन कियान कियान को चुन लेता है। यह किसी फिल्मी कहानी जैसा था। झो यान ने काफी देर तक सोचा और फिर एक फिल्मी डायलॉग मारते हुए कहा, क्योंकि मुझे आज एहसास हुआ कि इन सालों में तुम मेरे दिल में इतनी गहरी उतर चुकी हो कि मैं अनजाने में तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूं। दी झो यान ने किसी ड्रामा सीरियल के हीरो की तरह अपने चेहरे पछतावे और प्यार के झूठे भाव ला दिए। अब यह बात कितनी सच थी और कितनी झूठ, इससे क्या फर्क पड़ता था। आखिरकार लिन कियान कियान उससे इतना प्यार करती थी कि उसकी इस हाँ को सुनकर वह खुशी से पागल हो जाती। फिर वह इस पर शक क्यों करती। झो यान अपनी इस एक्टिंग से बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने बाजी मार ली है। उसने यह देखने के लिए कियान कियान की तरफ चेहरा घुमाया कि वह कितनी खुश है, पर वहां कोई खुशी नहीं थी। लिन कियान कियान की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और साफ समझ थी, मानो वह किसी गहरे जादू से अचानक होश में आ गई हो। झो यान को उसके घर छोड़ने के बाद कियान कियान अकेली मेरे उसी पुराने किराए के कमरे के नीचे आई, पर वह ऊपर नहीं गई। वह नीचे खड़े पेड़ के साये में खामोश रहकर ऊपर की खिड़की को देखती रही, जहां अंधेरा था। वह सोच रही थी कि इस वक्त चेन झो क्या कर रहा होगा। क्या वह सो गया होगा, या अंधेरे में अपना फोन चला रहा होगा, या फिर आज झील में उसे अकेला छोड़ देने की बात पर करवटें बदल रहा होगा। उसके दिल में यकीनन बहुत गुस्सा होगा, तभी तो उसने ना कोई मैसेज किया और ना फोन उठाया। पर कियान कियान को इस बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि मुझे मनाना बहुत आसान है। वो तो इस सोच में डूबी थी कि हम तीनों के इस उलझे हुए रिश्ते को कैसे सुधारा जाए। 2 घंटे तक नीचे खड़े रहने के बाद उसने ऊपर जाने का फैसला किया, पर खाली हाथ जाना उसे ठीक नहीं लगा। इसलिए वह दोबारा अपने बंगले पर गई और कुछ दिन पहले खरीदी हुई एक लिमिटेड एडिशन महंगी घड़ी उठा लाई। बाहर निकलते वक्त उसकी नजर दरवाजे पर रखे उस कुरियर के डिब्बे पर पड़ी। लिखावट जानी पहचानी थी, पर जल्दबाजी में उसने ध्यान नहीं दिया। रात के 12 बजने वाले थे, इसलिए उसने डिब्बे को बाद में खोलने का सोचा और बाजार से मेरी पसंद का गरम गरम खाना पैक करवाकर कमरे के बाहर पहुंची। इनोटाइम शूसी उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताले में घुमाने लगी, पर चाबी घूमी ही नहीं। सीढ़ियों की लाइट बार बार बंद हो रही थी। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई तो देखा कि दरवाजे का ताला बदला जा चुका था। कियान कियान का दिल जोर से धड़क उठा। उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और अपनी आवाज को बेहद धीमा करते हुए बोली, चेंज हो, मैं हूं। क्या तुम सो गए? प्लीज दरवाजा खोलो ना, बाहर बहुत गर्मी है। उसने 10 बार 100 बार आवाज लगाई, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। थक हार कर वह पास में रहने वाली मकान मालिक के पास गई। मकान मालिक गहरी नींद में थी, इसलिए उनके बेटे ने आकर दरवाजा खोला और नींद में झूमते हुए उसे एक नई चाबी थमा दी। कियान कियान उस नई चाबी से ताला खोला तो अंदर घाना अंधेरा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सब गहरी नींद में हो, मैं जाग ना जाऊं। इसलिए उसने लाइट नहीं जलाई। उसने खाने का पैकेट टेबल पर रखा और दबे पांव बेडरूम की तरफ गई। उसने वो महंगी घड़ी साइड टेबल पर रख दी ताकि सुबह आंख खुलते ही मेरी नजर सबसे पहले उसी पर पड़े। इसके बाद वह अलमारी से अपने कपड़े निकालने गई। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। अलमारी पूरी तरह खाली थी। घबराकर उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई तो देखा कि अलमारी के सारे शेल्फ पूरी तरह खाली पड़े थे। कियान कियान ने चौंकर जैसे ही बेड की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनहोचा भैंसी अट्टा, वहां ना कोई बिस्तर था और ना ही कोई इंसान। इस पर लिन कियान कियान को समझ आया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। उसने तुरंत कमरे की सारी लाइटें चालू कर दी, पर सामने का नजारा देखकर वह कांप उठी। पूरा कमरा खाली पड़ा था, वहां एक तिनका भी नहीं बचा था। इस बीच आवाज सुनकर मकान मालिक की पत्नी भी वहां आ गई। उन्होंने कहा, अरे कियान कियान, चेंज हो तो आज दोपहर को ही ये कमरा खाली करके हमेशा के लिए चला गया। उसने मुझे 1000 रुपए
एक्स्ट्रा दिए और कहा कि कमरे का सारा सामान हटा दिया जाए। ताला पुराना था इसलिए मैंने नया लगवा दिया। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? कियान कियान का दिमाग सुन्न हो गया। उसने रोते हुए पूछा, वो क्यों चला गया? जाने से पहले उसने कोई संदेश छोड़ा, वो कहाँ गया है? मकान मालिक की पत्नी ने गुस्से में कहा, वो बिना बताए गया है तो यकीनन तुम्हारी हरकतों से तंग आकर ही गया होगा। उसने बस यही कहा कि इस कमरे की हर चीज को कचरे में फेंक दिया जाए। और रही बात कि वह कहाँ गया है, तो यह उसकी प्राइवेसी है, वह मुझे क्यों बताएगा? यह बात तो उसकी गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हें पता होनी चाहिए थी ना। कियान कियान का दिल टुकड़ों में बिखर चुका था। वह पागलों की तरह अपना फोन निकालकर मुझे कॉल करने लगी और बाहर की तरफ भागी। उसकी ये हालत देखकर मकान मालिक की पत्नी चिल्लाई, अरे कम से कम इस कमरे की चाबी तो देती जाओ। तुम दोनों ने कमरा खाली कर दिया है, मुझे इसे किसी और को किराए पर देना है। कियान कियान ने पीछे मुड़कर रोते हुए कहा, आंटी, आपको कोई नया किराएदार ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह घर मैं खरीद रही हूं, मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे भेजती हूं। यह कहकर वो पागलों की तरह सड़क पर भागी और एक टैक्सी पकड़ी। पूरी रात उसने शहर की हर उस जगह छान मारी जहां मेरे होने की थोड़ी सी भी उम्मीद थी, पर मेरा कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते होते वो अपनी आखिरी उम्मीद शिव मंदिर पहुंची। ये वही जगह थी जहां एक साल पहले हम दोनों ने मन्नत का धागा बांधकर ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का वादा किया था। पर यहां भी उसे सिर्फ अकेलापन मिला। पिछले 24 घंटों से उसकी आंखों में नींद की एक बूंद नहीं थी। उसने थककर उस मन्नत के धागे की एक तस्वीर खींची और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड की। पर जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, स्क्रीन पर एक लाल रंग का साइन आ गया और नीचे लिखा था, सामने वाले को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। लिन कियान कियान फटी आंखों से स्क्रीन को देखती रह गई। उसे समझ आ गया था कि उसे हमेशा के लिए ब्लॉक और डिलीट कर दिया गया है। लिन कियान कियान की उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। उसने जितने भी ऐप से मुझसे जुड़ने की कोशिश की, हर जगह से उसे ब्लॉक और डिलीट कर दिया गया था। यहां तक कि हमारे 2 साल के प्यार की यादें समेटने वाली मेरी सारी सोशल मीडिया पोस्ट्स भी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। मेरा यह बिना किसी चेतावनी का फैसला देखकर कियान कियान की बची कुची हिम्मत भी टूट गई। वह घुटनों के बल बैठ गई और बीती हुई एक एक बात को याद करने लगी, ताकि वह मेरे अचानक चले जाने की असली वजह ढूंढ सके। क्या वो इसलिए चला गया क्योंकि नाव पलटने पर मैंने उसे नहीं बचाया था, या फिर पिछले कुछ दिनों से मेरा मूड खराब था और वो मुझे मनाना भूल गई थी, या फिर वो मेरा जन्मदिन भूल गई थी? जब उसने एक एक बात पर गहराई से सोचना शुरू किया, तब जाकर लिन कियान कियान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। छोटी मोटी चीजों में वो भले ही मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब भी बात मेरे बेस्ट फ्रेंड झोउ यान की आती थी, वह बिना सोचे समझे मुझे अकेला छोड़ देती थी। कियान कियान को हमेशा लगता था कि वह अपने दिल की इन चालाकियों को मुझसे छुपा लेगी और मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। पर अब उसे समझ आ रहा था कि क्या मैं सचमुच इतना अंधा था। कियान कियान की रोंगटे खड़े हो गए और उसकी सांसें अटकने लगी। वह खुली हवा में सांस लेने के लिए तड़प उठी कि तभी मंदिर की छत पर बंधा एक मन्नत का लाल धागा अचानक टूटकर उसके चेहरे पर आ गिरा। कियान कियान ने कांपते हाथों से उस धागे को सूरज की रोशनी में देखा, जिस पर लिखा था, खूब मेहनत करके पैसे जोड़ने हैं, ग्रेजुएशन के बाद घर का डाउन पेमेंट करना है और फिर शादी करनी है। उस धागे के आखिर में 2 नाम लिखे थे, लिन कियान कियान और मुकेश चेन झो। यह लिखावट मेरी ही थी, जिसे वह बहुत अच्छे से पहचानती थी। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके बंगले पर आए उस कुरियर के डिब्बे पर थी। यह बात दिमाग में आते ही लिन कियान कियान पागलों की तरह मंदिर से बाहर भागी। वापस लौटते समय वह रास्ते भर सच का अंदाजा लगा रही थी, पर उसका दिल इस कड़वे सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब वह अपने बंगले पर पहुंचे कुरियर के उस डिब्बे को खोलकर देखती है, तो उसकी बची कुची उम्मीद भी हमेशा के लिए दम तोड़ देती है। 2 साल के दौरान उसने अपनी नौकरानी से कहकर मेरे लिए जो भी सस्ती और मामूली चीजें खरीदी थीं, वो सारी की सारी उस डिब्बे में वापस आ चुकी थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक चीज पर उसकी असली कीमत का प्राइस टैग लगा हुआ था। कियान कियान को आज पता चला कि उसने मुझ पर कुल कितने पैसे खर्च किए थे। डिब्बे के अंदर मेरा लिखा हुआ एक छोटा सा खत था, जिसमें लिखा था, 2 साल तक मेरे पास रहकर गरीबी का यह नाटक करना तुम्हारे लिए भी बहुत दर्दनाक रहा होगा ना? लेकिन चलो, आज से तुम्हारा यह सारा दर्द हमेशा के लिए खत्म होता है। तुम्हारे ये सारे सस्ते तोहफे मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। अलविदा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। कियान कियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या चिल्लाए। उसके आंसुओं की बूंदें उस खत पर गिरने लगी। तभी बंगले का मैनेजर झोउ यान और उसके अमीर दोस्तों को लेकर अंदर आया। उन्होंने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, सबकी नजरें जमीन पर बिखरी पड़ी लिन कियान कियान पर गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। दर्द के मारे उसने शोकेस के कोने को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी हथेलियों से खून बह रहा था। बचपन के उन दोस्तों ने कियान कियान को कभी इस हालत में नहीं देखा था, इसलिए सब डरकर पीछे हट गए। सिर्फ झोउ यान में इतनी हिम्मत थी कि वो उसके पास गया और उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए मजाक के लहजे में बोला, कियान कियान, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारी आत्मा कहीं खो गई है? जब कियान कियान ने कोई जवाब नहीं दिया, तो झोउ यान की नजर जमीन पर खुले पड़े उस डिब्बे पर गई। झोउ यान ने डिब्बे से मोतियों की एक माला उठाई और उस पर लगे 9-10 रुपए के प्राइस को देखकर जोर से हंस पड़ा। वो बोला, अरे, ये नकली माल तो बहुत बढ़िया है, पर इसकी कीमत सिर्फ 9 रुपए है। इतने में तो कुरियर का खर्च भी नहीं निकलता। झोउ यान को मजाक उड़ाता देख पीछे खड़े बाकी अमीर दोस्त भी आगे आ गए और उन चीजों को हाथों में लेकर हंसने लगे। एक लड़का बोला,
कियान कियान, तुम ये सारा कबाड़ कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? क्या तुम ये सब उस चेन झो को देने वाली थी? मुझे तो पूरा यकीन है कि उस गरीब और मामूली लड़के ने कभी ऐसी चीजें देखी भी नहीं होंगी। वो इन्हें देखकर खुशी से पागल हो जाएगा। लेकिन इतने सारे तोहफे एक साथ मत देना, वरना मजा खराब हो जाएगा। थोड़े थोड़े करके देना, देखना वो तुम्हारी गुलामी करने लगेगा। उन दोस्तों की ये बकवास बातें सुनकर कियान कियान का खोया हुआ होश वापस आ गया। उसने अपने गले के दर्द को छुपाते हुए बेहद भारी और ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम सब इन चीजों को अभी के अभी नीचे रखो। पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। सबने डरकर चीजें वापस रख दी। लेकिन झोयान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उन मोतियों को हाथ में लेकर जोर से खींचा, जिससे धागा टूट गया और नीले मोतियों के दाने जमीन पर बिखरकर हर तरफ दौड़ने लगे। उन मोतियों को बिखरता देख कियान कियान की आंखों में एक भयानक गुस्सा उतर आया। उसने झोयान की तरफ उंगली उठाई और कहा, तुम सब के सब यहां से दफा हो जाओ। बाकी दोस्तों को समझ आ गया था कि इस वक्त कियान कियान का मूड बहुत खराब है, इसलिए वो सब चुपचाप खिसकने लगे। लेकिन झोयान के अमीरजादे वाले नखरे फिर जाग गए। वो बोला, अरे ये सड़क छाप चीजें ही तो हैं, इस पर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अगर तुम ऐसे ही नखरे दिखाओगी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। कियान कियान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो घुटनों के बल बैठ गई और अपने घायल हाथों से एक एक करके उन मोतियों को जमीन से उठाने लगी। अपनी बेइज्जती देखकर झोयान को बहुत गुस्सा आया। उसने कियान कियान के हाथ से वो डिब्बा छीना और दौड़कर उसे सीधा कचरे के डिब्बे में पलट दिया। वो चिल्लाया, लो अब करो मुझसे बात। ये देखते ही कियान कियान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने चीख कर कहा, इसे वापस उठाओ। झोयान दंग रह गया कि लिन कियान कियान इन मामूली मोतियों के लिए उस पर चिल्ला रही थी। उसका अपना घमंड भी जाग गया और उसने कचरे के डिब्बे को लात मारकर गिरा दिया और बोला, कचरे की चीजें कचरे के डिब्बे में ही अच्छी लगती हैं। कियान कियान के अंदर रात भर से जो गुस्सा और दर्द दबा हुआ था वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने तुरंत गार्ड्स को बुलाया और सबको लात मारकर बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। झोयान भी अपनी जिद पर अड़ गया और बोला, कियान कियान, क्या यही तुम्हारा फैसला है? याद रखना, अगर आज तुमने मुझे इस घर से बाहर निकाला तो कल तुम पैर पकड़कर भी रोगी, तब भी मैं तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। यह सुनकर पीछे खड़े दोस्त डर गए और कियान कियान को समझाने लगे, अरे कियान कियान, झोयान तो बस मजाक कर रहा था। तुम इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? वह तुमसे कितना प्यार करता है, तुम उससे माफी मांग लो। झोयान कोई चेन झो नहीं है जिसे तुम जब चाहे डांट दोगी। तुम्हें उसे प्यार से मनाना होगा, वरना बहुत पछताओगी। यह सुनकर झोयान का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वह घमंड से कियान कियान की तरफ देखने लगा। पर कियान कियान की आंखों में अब सिर्फ एक भयानक नफरत और सन्नाटा था। उसने कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा ना, तुम सब के सब अभी बाहर निकलो। इस एक लाइन ने झोयान के आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो कियान कियान हमेशा उसके आगे पीछे घूमती थी, वो सबके सामने उसकी ऐसी बेइज्जती करेगी। उसने गुस्से में टेबल पर रखा कांच का ग्लास जमीन पर दे मारा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम भूल गई कि तुम भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं? मेरे आगे पीछे घूमने वाली लड़कियों की कमी नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कियान कियान ने मुट्ठियां कसी और कहा, तो जाओ और उन्हीं के पास रहो। यह सुनते ही झोयान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बोला, कियान कियान, उस गरीब चेन झो के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी सड़ चुका है। इन 2 कौड़ी के मोतियों को तुम अपना खजाना समझ रही हो? क्या तुम यह सब उस गरीब को देने वाली थी? वैसे सही है, तुम जैसी लालची लड़की को वो गरीब ही मुबारक हो। तुम दोनों एक दूसरे के ही लायक हो जाओ उसके पास और मेरी आंखों से दूर हो जाओ। कियान कियान ने पिछले कई सालों से झोयान के लिए अपनी जान छिड़की थी। जब कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स झोयान के घमंडी स्वभाव की वजह से उससे नफरत करते थे, तो कियान कियान ही थी जो आगे बढ़कर सबको शांत कराती थी। जब आधी रात को उसका चेन मोमो से झगड़ा होता था तो कियान कियान खुद बीमार होने के बावजूद उसे संभालने भागती थी। उसे लगता था कि उनकी दोस्ती सच्ची है। पर आज उसे समझ आया कि झोयान ने कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं था। और सच कहें तो झोयान जैसे मतलबी इंसान से ऐसी उम्मीद की जा सकती थी। आखिरकार उसने झोयान के लिए अपने 14 साल बर्बाद किए हैं। झोयान ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया, पर बदले में कभी उसे प्यार नहीं दिया। जब झोयान को कियान कियान के 14 साल के प्यार की कदर नहीं थी, तो भला वो मेरे चेन झो के 2 साल के सीधे और सच्चे प्यार की कदर क्या करता? यह पूरा तमाशा झोयान के गुस्से में चले जाने के साथ खत्म हुआ। बाकी सहेलियां कियान कियान से कहने लगी कि वो दौड़कर जाए और झोयान को मना ले। पर कियान कियान चुपचाप जमीन पर बैठकर उन गंदे हुए मोतियों को साफ करने लगी। उसकी ये दीवानगी देखकर उसके दोस्तों का सिर चकरा गया। वो बोले, कियान कियान, तुम पागल हो गई हो क्या? इतने सालों की मेहनत के बाद उसने तुम्हें हाँ कहा था। अगर ये रिश्ता टूट गया तो तुम जिंदगी भर रोगी। कियान कियान ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह मोतियों का डिब्बा लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई और सो गई। जब उसकी आंख खुली तो फिर से रात हो चुकी थी। उसके फोन की लाइट जल रही थी, जहां उसके सेक्रेटरी का एक मैसेज आया था, मैडम, आपने सुबह जो जानकारी मांगी थी वो मिल गई है। पिछले 3 दिनों की एयरलाइंस और जहाजों के पैसेंजर्स की लिस्ट में चेन झो नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे पता चला कि मिस्टर चेन झो को उनके प्रोफेसर झांग ने एक नेशनल लेवल के सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है और वो प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से लॉक हो चुका है।
अपने उस मशहूर प्रोफेसर का नाम सुनकर क्यान क्यान का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि चेन झोउ भले ही अभी सिर्फ एक स्टूडेंट था, पर प्रोफेसर झांग उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। अगर वो सचमुच उस सीक्रेट प्रोजेक्ट में चला गया है तो इसका मतलब था कि अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। इस भयानक सच को जानकर लिन कियान कियान पागलों की तरह कांपने लगी। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को मैसेज किया कि उस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी निकाले। मैडम, इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी 3S लेवल की है, यानी ये देश का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमें ये जानकारी भी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि यूनिवर्सिटी के चांसलर आपके दादाजी का सम्मान करते थे। मेरी मानिए तो अब उस लड़के को भूल जाइए, उसके बारे में सोचना भी बेकार है। कियान कियान को समझ आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। कमरे का सन्नाटा और अंधेरा उसे निगलने के लिए तैयार था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और पुरानी यादें उसे तड़पाने लगी। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन डे पर लिन कियान कियान अपनी डिग्री लेने कॉलेज पहुंची। वो अकेले उन रास्तों पर घूम रही थी जहां कभी हम दोनों साथ घूमा करते थे। जब भी वो कॉलेज के लड़कों को ग्रुप में फोटो खिंचवाते देखती या किसी कपल को हाथ पकड़कर चलते देखती, उसका दिल कचोटने लगता। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होने के नाते वो भीड़ से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने लगी, जहां बहुत कम लोग थे। लेकिन तभी अचानक उसके कानों में झोउ यान की चिल्लाने की आवाज पड़ी, जो कह रहा था, चेन मोमो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब मेरे पीछे आना बंद करो। झोउ यान दिखने में बहुत हैंडसम था और अमीर घराने का था, इसलिए लड़कियां हमेशा उसके पैसे देखकर उसके पीछे घूमती थीं। चेन मोमो ने भी उससे सिर्फ इसलिए प्यार किया था ताकि वो उसकी दौलत के दम पर एक आलीशान जिंदगी जी सके। लेकिन चेन मोमो को अंदाजा नहीं था कि झोउ यान के घर वाले इतने सख्त निकलेंगे कि अपने इकलौते बेटे को फूटी कोड़ी दिए बिना घर से निकाल देंगे। शुरुआत में मोमो को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, इसलिए वह झोउ यान के नखरे उठाती रही। पर समय बीतने के साथ जब उसे कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि झोउ यान के खर्चीले स्वभाव की वजह से उसकी खुद की जमा पूंजी खत्म होने लगी, तो उसने अपना आपा खो दिया और रोज रोज झगड़े शुरू कर दिए। लेकिन हर झगड़े के बाद मोमो सोचती कि जितने पैसे खर्च हुए हैं कम से कम वो तो वसूल हो जाएं। इसलिए वह दोबारा प्यार का नाटक करके उसे मना लेती थी। पिछले 3 सालों से उनका यह खेल चल रहा था, पर इस बार झील में डूबने वाले हादसे के बाद झोउ यान सचमुच ब्रेकअप पर अड़ गया था। चेन मोमो को लगा कि हमेशा की तरह उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, पर जब आधा महीना बीतने के बाद भी झोउ यान ने उससे बात नहीं की तो मोमो को समझ आया कि इस बार बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। 3 साल की मेहनत के बाद हाथ में कुछ ना आने की वजह से वह गुस्से में पागल हो गई और कॉलेज के सामने उसका रास्ता रोककर चिल्लाने लगी, तुमने कह दिया ब्रेकअप और मैं मान लूं, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। झोउ यान ने गुस्से में कहा, चेन मोमो, तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूं। अगर दोबारा मेरे सामने आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चेन मोमो हंसते हुए बोली, अच्छा, क्या तुम मुझे जान से मरवा दोगे? भूलना मत, तुम्हारी वो सारी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो आज भी मेरे पास हैं। अगर मुझे खरोंच भी आई तो मैं उन्हें इंटरनेट पर लीक कर दूंगी। मोमो की यह नीचता देखकर झोउ यान ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। मोमो को कोई शर्म नहीं आई, वह बेशर्मों की तरह हंसने लगी और बोली, तुम मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। झोउ यान परेशान था कि चेन मोमो से कैसे पीछा छुड़ाए, कि तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़ी लिन कियान कियान पर पड़ी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसके लिए कोई फरिश्ता भेज दिया हो। उसकी आंखें चमक उठीं और वो चिल्लाया, कियान कियान, जल्दी यहां आओ। लेकिन उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई, क्योंकि कियान कियान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपना चेहरा घुमाकर चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई। कियान कियान का यह बदला हुआ रवैया झोउ यान को चेन मोमो की धमकियों से भी ज्यादा चुभने लगा। लिन कियान कियान अब झोउ यान के किसी रायते को समेटना नहीं चाहती थी। उसे समझ आ गया था कि झोउ यान आज जो भुगत रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है। कॉलेज खत्म होने के बाद कियान कियान ने अपने परिवार का बिजनेस संभाल लिया। अब वो दिन रात काम करती और अक्सर रात के 2-2 बजे तक ऑफिस में ही रहती थी। पर वो चाहे कितनी भी बिजी क्यों न हो, वो हर हफ्ते उस पुराने और टूटे हुए किराए के कमरे में जाकर कुछ वक्त अकेले गुजारती थी। उसने उस कमरे को वैसा ही रखने के लिए मकान मालिक से वो घर खरीद लिया था। वह बाजार से वो सारी चीजें खरीद कर लाती जो मैं इस्तेमाल करता था। कमरे में रखी हर एक चीज मेरी मनपसंद थी, पर उस कमरे में अब मेरा कोई वजूद नहीं बचा था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और देखते ही देखते पूरे 5 साल बीत गए। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लिन कियान कियान अब अपनी कंपनी की ऑफिशियल सीईओ बन चुकी थी। एक बहुत बड़े और आलीशान शपथ ग्रहण समारोह के बाद उसने अपने दोस्तों की ग्रैंड सक्सेस पार्टी को मना कर दिया और अपनी कार लेकर अकेली उसी पुराने किराए के कमरे की तरफ निकल गई। उसने हमेशा की तरह रास्ते से मेरी पसंद का स्ट्रीट फूड पैक करवाया, कुछ बियर की कैन ली और कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सीढ़ियों पर उसे वही पुरानी मकान मालिक की पत्नी मिली। उन्होंने कियान कियान को देखकर एक गहरी सांस ली और उदास होकर कहा, कियान कियान बेटा, पूरे 5 साल बीत चुके हैं, पर चेन झोउ एक बार भी पलटकर वापस नहीं आया। तुम क्यों अपनी जिंदगी इस खंडहर में बर्बाद कर रही हो? आंटी की इस बात ने कियान कियान के दिल के उस घाव को कुरेद दिया जिसे वह दुनिया से छुपा कर रखती थी। जैसे उसकी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए लॉक हो गई थी। वह बाहर की दुनिया के लिए एक पत्थर दिल रोबोट बन चुकी थी जो सिर्फ काम करना जानता था। पर सिर्फ कियान कियान ही जानती थी कि जब वह इस तंग और बदबूदार कमरे में आती थी तभी वह सचमुच जी पाती थी। इस कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके दिमाग का सारा तनाव गायब हो जाता था और उसकी सारी थकान मिट जाती थी।
कमरे की हर चीज बिल्कुल वैसी थी जैसी वह कल छोड़कर गई थी। वहां मेरे आने का कोई निशान नहीं था। कमरे के उस सन्नाटे को देखकर कियान कियान की आंखों में गहरी उदासी छा गई। उसने सामान टेबल पर रखा, बाथरूम जाकर शावर लिया, अपने सादे कपड़े पहने और बियर की कैन खोलकर बैठ गई। बिजनेस संभालने के बाद उसने आज 5 साल बाद पहली बार शराब को हाथ लगाया था, क्योंकि आज मेरा दर्द उसे अंदर ही अंदर खा जा रहा था। अचानक आए सैकड़ों मैसेजेस को देखकर लिन कियान कियान हैरान रह गई। जब उसने लिंक खोलकर देखा तो वह सोफे से उछल पड़ी। खबर थी कि मार्स रोवर प्रोजेक्ट को प्रोफेसर झांग और उनके काबिल स्टूडेंट लू चेंगझोउ ने मिलकर लीड किया है। 22 साल के लू चेंगझोउ को तस्वीर में देखकर वह दंग रह गई। छोटे बाल, सांवली रंगत और आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे एहसास हुआ कि ये अब वो मामूली लड़का नहीं रहा जो कभी उसके साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। अब वो पूरी दुनिया के सामने चमकता हुआ सितारा बन चुका था। प्रोजेक्ट खत्म हो, चेंगझोउ वापस अपनी यूनिवर्सिटी लौट आया। प्रोफेसर झांग ने उसकी पीठ थपथ पाते हुए पूछा कि आगे का क्या प्लान है। चेंगझोउ ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि इन 5 सालों में उसने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है। प्रोफेसर झांग उसकी इस सादगी से बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ऑफर्स को ठुकराकर पढ़ाई चुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन साथ ही उन्होंने सलाह दी कि जिंदगी में काम के अलावा परिवार, दोस्त और प्यार भी जरूरी हैं। चेंगझोउ जानता था कि प्रोफेसर उसका भला चाहते हैं, लेकिन उस ब्रेकअप के बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि इस असीम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना था। होटल पहुंचने पर उसके फोन में बधाइयों का तांता लग गया। तभी एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया जिस पर लिखा था, चेंगझोउ, क्या हम बात कर सकते हैं? नाम और प्रोफाइल देखते ही वह समझ गया कि यह लिन कियान कियान है, पर उसने बिना किसी इमोशन के उसे इग्नोर कर दिया। अगली सुबह होटल के बाहर मीडिया और फैंस की भारी भीड़ जमा थी। मीटिंग के लिए निकलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी अचानक सैकड़ों बॉडीगार्ड्स ने आकर रास्ता साफ कर दिया। बस में बैठे लोग चर्चा करने लगे कि आखिर यह मदद किसने भेजी। चेंगझोउ चुप रहा, क्योंकि उसने उन बॉडीगार्ड्स के आई कार्ड पर लिन कियान कियान की कंपनी का नाम देख लिया था। शाम को एक इवेंट के बाद जब वो थककर लिफ्ट की तरफ बढ़ा तो सामने वही जाना पहचाना चेहरा था। 5 सालों में लिन कियान कियान काफी बदल चुकी थी, पर चेंगझोउ को देखते ही उसकी वो कड़क पर्सनैलिटी गायब हो गई। उसने घबराते हुए पूछा, कैसे हो चेंगझोउ? चेंगझोउ ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन के कहा, थैंक्स, मैं ठीक हूं। जैसे ही कियान कियान ने सॉरी कहना चाहा, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। चेंगझोउ बिना रुके अंदर जाने लगा तो घबराहट में कियान 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 ने उसका हाथ पकड़ लिया। चेंगझोउ ने मुड़कर उसकी तरफ नापसंदगी से देखा, जिससे कियान कियान की बची कुची हिम्मत भी टूट गई और उसने हाथ छोड़ दिया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर बैठ गई। उसे समझ आ गया था कि वह चेंगझोउ को हमेशा के लिए खो चुकी है। अगली सुबह पूरे सोशल मीडिया पर लिन कियान कियान और एक रहस्यमयी आदमी की तस्वीरें वायरल हो गईं। लोग क्यास लगाने लगे कि बिजनेस टाइकून लिन कियान कियान का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, बल्कि मार्स मिशन का वही जीनियस साइंटिस्ट लू चेंगझोउ है। इंटरनेट पर दोनों की जोड़ी को लेकर बातें होने लगी, जिससे कियान कियान काफी परेशान हो गई। तभी उसके दादाजी का फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या यह सच है। कियान कियान के हाँ कहते उन्होंने समझाया कि चेंगझोउ एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन जो पंछी आगे बढ़ चुका है उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। इसी बीच चेंगझोउ ने खुद एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दिया। उसने साफ कहा कि वह रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है और फिलहाल वह सिंगल है और अपना पूरा ध्यान सिर्फ साइंस और रिसर्च पर लगाना चाहता है। इस सीधे जवाब ने अफवाहों पर तुरंत लगाम लगा दी। पूरी कंपनी ने राहत की सांस ली, सिवाय कियान कियान के, जो उस इंटरव्यू को बार बार देख रही थी। उधर चेंगझोउ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में वापस लौट आया था। छोटे जूनियर्स जब उसे सीनियर कहकर बुलाते तो वो थोड़ा असहज हो जाता। प्रोफेसर झांग इस बात पर हंसते और कहते कि 5 साल के तजुर्बे के बाद तुम इनके टीचर बनने के लायक हो। चेंगझोउ को यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्पेशल अपार्टमेंट मिला। त्योहार के मौके पर वो 5 साल बाद अपने माता पिता से मिलने घर गया। जब उन्होंने शादी को लेकर पूछा तो चेंगझोउ ने खुलकर अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि जब भगवान ने उसे इतनी बुद्धिमानी दी है तो वो इसे देश और विज्ञान के नाम करना चाहता है, न कि मामूली सुख दुख में उलझना। कम पढ़े लिखे माता पिता उसकी इस बड़ी सोच को देखकर भावुक हो गए और उन्होंने उसके फैसले का पूरा सम्मान किया। माता पिता का सपोर्ट मिलने के बाद चेंगझोउ का हौसला और बढ़ गया। वह दिन रात लैब और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के चक्कर काटने लगा। उसकी इस दीवानगी को देखकर प्रोफेसर झांग ने उसे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मजबूर किया और वीकेंड पर ट्रैकिंग के लिए ले गए। पहाड़ चढ़ते वक्त चेंगझोउ थोड़ा पीछे छूट गया और एक क्षण लगा। सुहावने मौसम में उसकी आंख लग गई। जब वह सोकर उठा तो जूनियर्स के मैसेजेस आ चुके थे कि वे लोग वापस आ रहे हैं। चेंगझोउ ने जैसे ही उठने की कोशिश की, उसके सामने एक साया आकर खड़ा हो गया। उसने नजरें उठाई तो सामने लिन कियान कियान खड़ी थी। चेंगझोउ के चेहरे पर एक बार फिर गहरी शिकन आ गई कि आखिर वो यहां भी कैसे पहुंच गई।